Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। और आज का इस क्लास में जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो आज का इस क्लास में हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे। आज का यह जो क्लास है वो थ्योरेटिकल क्लासेस है। मैंने कुछ समय पहले जो था यूट्यूब पर मैंने जो है एक फॉर्म एक वोटिंग सिस्टम हमने लागू किया था, जिसमें मैंने पूछा था सारे बच्चों से कि बच्चों आप लोग मुझे बताओ कि आपको आगामी कौन से टॉपिक पर ये लेक्चर्स चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं अकाउंट्स का, तो अकाउंट्स दो हिस्सों में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, है ना। तो पार्ट 1 का जितने भी टॉपिक्स है वो चाहे एनपीओ हो, चाहे वो फिर आपका पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल हो, गुडविल हो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर, ये सभी टॉपिक्स का थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल जो डॉक्टर एस.के. सिंह का है, राजीव बंसल पब्लिकेशंस, एसबीपीडी पब्लिकेशंस का जो बुक चलते हैं डॉक्टर एस.के. सिंह के द्वारा लिखा गया, तो उनका हम लोग सॉल्यूशंस भी जो है सारे ये सब टॉपिक्स पर हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है और उसे हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना करके डाल दिए हैं। अगर आप लोगों को वो सभी टॉपिक्स में कोई हेल्प चाहिए तो गो एंड चेक फ्रॉम देयर। उसके बाद फिर मैंने बच्चों से पूछा था कि अब बच्चों बताओ मुझे अब आपको कौन से टॉपिक पर जो है क्लासेस चाहिए। और अगर मैं सेक्शंस 2 की मैं बात करूं तो आपका इशू ऑफ शेयर्स हो गए, फिर आपका फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स हो गए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो गए, ये सभी के ऊपर हम लोगों ने टॉपिक ले रखा था, कंप्लीट कर लिए। ये सभी का भी प्लेलिस्ट बना करके दिखाया हुआ है, डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो मैंने वोटिंग में डाला था 4 ऑप्शंस मैंने दिया था, इशू ऑफ डिवेंचर, उसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बहुत सारे बच्चों ने जो रिप्लाई किया, जो उन्होंने वोट किया, वो था कॉमन साइज स्टेटमेंट के ऊपर। तो चलो हम लोग उसी की वजह से हम लोग जो है आज कॉमन साइज स्टेटमेंट के ऊपर जो है आज का क्लास लेकर के आए हैं। आज का इस क्लास में हम लोग जो है थ्योरी देखेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, और उसके साथ साथ इसका ट्राई टू सॉल्व किस तरह से बनाए जाते हैं। और एक या नेक्स्ट क्लासेस में जो है हम लोग डॉक्टर एस.के. सिंह का सॉल्यूशन इसके लिए जो है यानी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए लेकर के आ जाएंगे। आई बात समझ में? चलो, जैसे कि आप सभी को अगर मालूम होंगे, हमारे यहाँ से क्लास अटेंड करते होंगे, तो हर टॉपिक का शुभ आरंभ जो है विथ नोट्स के साथ किया जाता है। तो ठीक उसी तरह से जो है इस लेसन का नोट्स जो है हमारे हाथ में है, और जो भी बच्चे को इस नोट्स चाहिए, ये नोट्स मैं खुद अपने हाथों से लिखता हूँ। तो इस नोट्स को जो भी बच्चे को चाहिए वो बच्चे 3 जगह से इसे आप रख सकते हो, ले सकते हो। नंबर 1 फ्रॉम आवर मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। नंबर 2 फ्रॉम आवर वेबसाइट विजिट करोगे और वेबसाइट का जो है डाउनलोड नाम का जो सेक्शन होंगे, डाउनलोड टैब पर क्लिक करोगे, वहाँ पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड नंबर 3 जो है हमारा टेलीग्राम चैनल। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो कैसे ज्वाइन करोगे, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लो, ठीक है। तो चलो, विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स हम लोग जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट को पढ़ने का, समझने का सब प्रयास करेंगे। देखो, ये टॉपिक जो है बहुत हल्का है, इजी टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इजी है। और विश्वास करो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, समझ में आएगा तो, क्योंकि हमारा तो सिद्धांत है समझ में ऐसा समझाओ, ऐसा पढ़ाते हैं हम ताकि सभी को समझ में आ सके। देखो, नाम से ही आपको पता चलता है कॉमन का मतलब क्या होता है, साधारण। कॉमन का मतलब क्या है, साधारण, है ना। यानी कि साधारण कॉमन कैसे कहोगे, मान के चलो कि हम हैं, आप हो, तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास भी दुकान है, आपके पास भी दुकान है, कॉमन ईयर्स है कि नहीं है, मेरे पास भी नोज है, आपके पास भी नोज है, कॉमन नोजेस हैं, है ना। तो ये कॉमन जो है ऐसे ही होते हैं, ठीक है। कॉमन साइज है, और चूंकि आपको स्टेटमेंट दिख रहा है तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट हो जाएंगे। यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें 2 फिगर्स दिए हुए हैं, है कि नहीं, 2 फिगर, और दोनों के बीच में तुलना करेंगे। दोनों के बीच में क्या करना है, हमको तुलना करना है विथ कॉमन, कुछ कॉमन ले करके करेंगे, ठीक है।
तो उसे हम लोग कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। आप लोग पढ़े होंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते थे, उसमें भी कंपेयर किया जाता था। लेकिन कंपैरेटिव स्टेटमेंट से कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे डिफरेंस है, सो सुनो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में किसी को हम बेस नहीं मानते थे, लेकिन कॉमन साइज स्टेटमेंट में एक बेस यानी कि आधार लेकर के चलेंगे। आई बात समझ में? तो ये था थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन। चलो इसकी मदद से हम थोड़ा सा इस नोट्स को पढ़ देते हैं ताकि आप सभी को भी कुछ समझ में कुछ नया भी आ जाए। जैसे कि इसका डिफिनेशन में मैंने लिख रखा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, यानी कि कॉमन साइज एक ऐसा स्टेटमेंट होता है विच एक्सप्रेस ऑल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक फर्म में, एक संगठन में जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो सभी का कॉमन परसेंटेज के रूप में आपको कन्वर्ट करना जो होता है वह क्या कहलाता है, कॉमन साइज इन्वेस्टमेंट कहलाता है, सॉरी कॉमन साइज स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, एक बात पर इसमें ध्यान देना, इसमें आपको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज की फॉर्म में। देखो ना, एक छोटा सा मैंने सैंपल दे रखा है, तो इस सैंपल में भी देखोगे तो परसेंटेज की फॉर्म में ये दो सेक्शन जो आप देख रहे हो ना, ये दो सेक्शन जो है आपका परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्जन के लिए है। आई बात समझ में? तो आपको इसमें क्या समझ में आया अभी तक कि कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कोई कंपनी जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसमें एक और देखो ऐसे समझो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो तरह तरह का स्टेटमेंट बनाएंगे, है ना। तो उनका स्टेटमेंट को दोनों का जो 2 साल का स्टेटमेंट लेके चलते हैं, दोनों साल का जो उनका स्टेटमेंट्स होंगे उस स्टेटमेंट्स में एक कॉमन हम कुछ ले लेंगे और उसके बाद फिर हम तुलना करेंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो सिंपल शब्दों में समझो। सपोज दैट आप जो है, सपोज कर रहा हूँ, मान लो कि आपके पास जो है 100 रुपीज़ हैं, बिल्कुल होंगे भी सभी के पास, ठीक है। अब इस 100 रुपीज़ में अगर मैं आपको बात करूं कि आपने जो है ना 20 रुपये, इस 100 रुपीज़ का 20 रुपये आपने खा गए, इस 20 रुपये को खा गए हो, ठीक है। 20 रुपये का आपने कुछ खा पी लिया भाई, ठीक है। चलो 10 रुपये का आपने जो है एक कलम खरीद लिया, पढ़ने के लिए आपने एक कलम खरीद लिया, ठीक है। 50 रुपया का आपने गिफ्ट दिया किसी को। अब आप समझ सकते हो किसको गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है, जिसको जरूरत की आवश्यकताओं के अनुसार आपने गिफ्ट दे दिया। तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 50, 60, 70, 80 रुपये। चलो, और 20 रुपये को मैं चलो कुछ भी और कह देता हूँ कि आपने जो है ना कुछ भी, जैसे कि कहने का मतलब कि आपने जो है गाड़ी, आजकल का ज़माना है भाई, पेट्रोल महंगा है, इसलिए 20 रुपये का यहाँ से लेकर के आपको 10 कदम आगे ही जाना था, बस बगल वाला ही गली में जाना था, इसलिए आपने 20 रुपये का फ्यूल भरवा लिया, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसमें देखोगे तो आप अब अगर आप इस फिगर से देखोगे तो आपको एक चीज़ कॉमन समझ में आएगा। 100 रुपये आपके पास टोटल थे, ऐड करके देखो तो 100 हो जाते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि 100 रुपये का आप कितना परसेंट फ्यूल पर खर्च किए हो, कितना परसेंट फ्यूल पर खर्च किए हो, तो आप क्या बोलोगे, सर 100 का तो 20% मैंने फ्यूल पर खर्च किया, फ्यूल पर मैंने 20 रुपीज़ खर्च किया, परसेंटेज के रूप में आप पूछ रहे हो, इसलिए परसेंट डिवाइडेड बाई हम करेंगे, मेरे पास 100 रुपीज़ थे, है कि नहीं। तो आपके पास क्या हो जाएंगे जवाब, 20 रुपीज़ हो, 20%। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि आप कितने परसेंट जो है कलम पे खर्च किए हो, तो आपका जवाब क्या होगा, 10%। तो इसी तरह से आप क्या करें, एक कॉमन स्टेटमेंट बना रहे हो कि आपका जो है, अगर मैं बात करूं कि आपका कौन से प्रोपोर्शन पर आपका जो है कलम पे एक्सपेंस किए हो, तो आप बोलोगे 10%, गिफ्ट पर 50%। आई बात समझ में? तो इसमें आपको एक बेस लेना होता है, बेस यानी कि नीचे जिसको रखोगे, ठीक है। बेस बोलने का मतलब कि नीचे जिसको रखोगे, तो इसमें आपको नीचे किसको रखना है, आई बात समझ में? तो आपको वह जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ कॉमन स्टेटमेंट, ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले आप समझ जाओ, यह जब भी कॉमन साइज स्टेटमेंट होंगे, यह हमेशा हर आइटम का परसेंट के रूप में दर्शाएंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि खाने पीने पे कितना परसेंट, कितना खर्च किए हो, तो बोलोगे 20%, परसेंट के रूप में दर्शाया जाएगा। हमेशा हर आइटम को परसेंट के रूप में दर्शाओगे। आई बात समझ में?
देखो यह जो होता है वर्टिकल एनालिसिस होता है, इसलिए इसको हम लोग वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। मैं बात करूँ कॉमन साइज स्टेटमेंट का, तो इसका और भी नाम है, कई नाम है, जैसे कि वर्टिकल एनालिसिस एक और नाम हो गया। दूसरा हो गया कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट। कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कंपोनेंट परसेंट PERCENTAGE परसेंटेज स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा एक और भी नाम है 100% स्टेटमेंट। ये सब नाम जो आप देख रहे हो ये किसका नाम है? कॉमन साइज स्टेटमेंट का। यानी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट का एक और तो नाम मैंने लिखना ही भूल गया, वो था वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं कॉमन साइज स्टेटमेंट के कितने नाम हैं आपके पास, तो आप कहोगे सर कॉमन साइज स्टेटमेंट के तो हम लोग कॉमन क्या बोलते हैं, कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट भी कहा जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम लोग 100% स्टेटमेंट भी कहते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम लोग वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। इतने सारे नाम हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के। आई बात समझ में? अब चलो इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूँ कैलकुलेशंस करना है, तो कैलकुलेट आप कैसे करोगे? तो देखो हर आइटम को आप उठा लो, हर आइटम, ठीक है। एक सैंपल में दे रखा हूँ, इसमें कोई भी आइटम को उठा लो। तो ईच आइटम मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ईच आइटम। अब इसमें आप कोई भी आइटम उठा लो। एज फॉर एग्जाम्पल आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही ले लो, अदर इनकम को ही ले लो, एक्सपेंस में आओ तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल को ही ले लो, परचेस ऑफ स्टॉक को ही ले लो, फाइनेंस कॉस्ट को ही ले लो, जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंस होंगे कोई को ले लो, ठीक है। सभी का ईच आइटम, हर आइटम्स को आप क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आपको परसेंट के फॉर्म में चाहिए ना बाबू। तो परसेंट के लिए तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। और डिवाइडेड बाय आपका नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सुनोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ नया लग रहा होगा। अगर आप अभी इस क्लास से पहले अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़े होगे तो आपके लिए नया नहीं है, लेकिन अगर जो है आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं पढ़े तो आपको नया लगेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन देखो अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आपको इनकम होगा ना, तो वही इनकम को हम कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यह अक्सर आपके सवाल में दिया हुआ रहेगा। और अगर ना दिया हुआ रहे तो सर, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप नेट सेल मान लेना, जो नेट सेल होगा वो, या तो फिर टोटल सेल। आई बात समझ में? तो आपको इतना तक मैं बोलूँ, अभी तो किसी को भी कोई दिक्कत होंगे तो आप अपना जो है ना रिप्लाई देते चलोगे, कमेंट में आप अपना ड्रॉप करते चलना। आई बात समझ में? तो ये इतना सारा बात जो था वह कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के लिए था। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है? तो कॉमन साइज एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर आइटम्स को हम लोग परसेंटेज के रूप में दर्शाने का काम करता है, ठीक है। इसमें जो होता है हर आइटम्स को हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में दर्शाते हैं। इसका अदर नेम्स अगर मैं बात करूँ तो कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट है, 100% स्टेटमेंट है, वर्टिकल एनालिसिस है। ये कुछ विभिन्न नाम थे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का। इसका कैलकुलेशंस करने की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे, ईच आइटम, जितने भी आइटम हैं वो सभी आइटम को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड कर देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करने का मतलब कि आपका जो नेट सेल होंगे या तो फिर टोटल सेल जो होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? अब चलते हैं हम एक जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट क्यों बना है। अब ये सोचने वाली बात है। ये तो हमने जान लिया ये चीज़ होता है, लेकिन मैं क्यों बनाऊंगा, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो देखो आपका अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट आप बनाए हो, तो बैलेंस शीट में टोटल असेट आपको भी मालूम होंगे कि टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी दोनों इक्वल होते हैं। तो बैलेंस शीट में बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे कि कहने का मतलब क्रेडिटर, उसके बाद डेब्टर्स, ये सभी आइटम्स होते हैं। तो डेटर्स लेके चलो या क्रेडिटर लेके चलो, कैपिटल लेके चलो, लोन लेके चलो या कोई भी चीज़ लेकर के चलो आप, उसका जो टोटल बैलेंस शीट में जो टोटल होंगे, जो आपका टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज जो इक्वल दोनों होते हैं ना, तो आप असेट का बोलो या लायबिलिटी का बोलो, तो जो टोटल होंगे वो टोटल के साथ उस असेट्स या उस लायबिलिटीज का क्या रिलेशन है, क्या प्रोपोर्शन है, कौन से रेशियो में है,
यह जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इसके बारे में जब हम लोग बैलेंस शीट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब बताएंगे। आई बात समझ में? पहली बात। दूसरी बात यह जो होता है, देखो अगर हम लोग ये करते टू प्रोवाइड ए कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन, हमें जो तुलना करना है तो कोई एक कॉमन बेस लेके चलेंगे ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे लेकर के। इसके लिए मुझे जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। और साथ ही साथ देखो, एक बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, ये तो आपको भी मालूम है कि नहीं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो सभी आइटम्स का बैलेंस शीट का जो टोटल होंगे उससे क्या संबंध है, यह जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। अब चलते हैं, अगर मैं इस ग्राफ की मैं बात करता हूँ, इस टेबल की मैं बात करता हूँ, तो मैं इसमें मुझे क्यों बनाना पड़ेगा, तो ये जो आप देख रहे हो फाइनेंशियल कॉस्ट जो आप देख रहे हो, या देख रहे हो परचेस फ्रॉम स्टॉक देख रहे हो, या फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल देख रहे हो, या तो फिर अदर इनकम देख रहे हो, या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख रहे हो, ये सब का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्या लेना देना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो चलो ये सब तो उद्देश्य हो गया था। अब चलते हैं, ये कॉमन साइज स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं भैया। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट अभी इतना देर से बोल रहे हैं तो आपको तो कुछ समझ में आ ही गए होंगे कि कॉमन साइज स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम कहते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। आई बात समझ में? ये तो आप जो है ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब पढ़े थे उसमें भी आपको ये पढ़ना था। कंपैरेटिव स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सिमिलरली कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा कॉमन साइज बैलेंस शीट। आई बात समझ में? तो अब चलो, अब बेस की मैं बात करता हूँ। तो देखो आपका टाइप्स ऑफ कॉमन साइज कितने हो गए, दो। एक हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप बेस किसको लेके चलोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो नेट सेल होंगे या तो फिर टोटल सेल होंगे उसको हम बेस मानेंगे। कब, जब हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हमको जो है ये बना रहे होंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे होंगे, तब मुझे बेस किसको लेकर के चलना पड़ेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। और यदि हम जो है बना रहे होंगे बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो बेस किसको लेके चलेंगे। अब बैलेंस शीट का दो हिस्सा है भाई, एक असेट एंड अनदर इज लायबिलिटी, और दोनों हमारा रूल कहता है कि असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी। तो जो टोटल होंगे दोनों का ना, उस टोटल को बेस लेके चलोगे। आई बात समझ में? तो खैर इसके बारे में डीपली हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो बताएंगे, ठीक है। अभी इतना समझ जाओ, बोलो इतना तक में कोई दिक्कत है। अब चलते हैं, इसको बनाने का क्या लाभ है, एडवांटेजेस, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में बनाऊंगा तो मुझे क्या लाभ मिलेंगे, तो आसान, तुलना जो है ना आसान हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, आसानी से आप समझ सकते हो। और 20%, अच्छा मेरा टोटल जो रेवेन्यू हुआ था उसका 20% मैं खाने पीने पर खर्च कर दिया, 10% मैं कलम खरीदने पर खर्च कर दिया, आसानी से आप समझ सकते हो। आई बात समझ में? अब तुलना करोगे, खाने में ज़्यादा खर्चा किए कि कलम खरीदने में ज़्यादा खर्चा किए, या तो फिर खाने में ज़्यादा खर्चा किए कि गिफ्ट खरीदने में ज़्यादा खर्चा किए। अयो दादा, गिफ्ट में तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है कि नहीं। तो ये तुलना करना जो है आसान हो जाता है। कब, जब आप जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओगे। अच्छा, हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक लाभ और दूसरा नुकसान। तो लाभ तो आपने देख लिया, नुकसान की अगर मैं बात करूँ तो देखो, क्या आपको इससे यह मदद मिलता है कि हमको गिफ्ट पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए कि नहीं खर्च करना चाहिए। डिसीजन, निर्णय नहीं ले सकते हो बाबू, निर्णय लेने में कोई हेल्प नहीं करेगा आपको, ठीक है। बस आप देख रहे हो कि गिफ्ट में मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया, ठीक है। तो इसमें आपको निर्णय लेने में कोई मदद नहीं करेगा, यानी कि इट डज नॉट हेल्प इन टेकिंग डिसीजन। आई बात समझ में? दूसरा अगर मैं बात करूं तो इट कैन मिसलीड फॉर ए बिजनेस दैट इज इम्पैक्टेड बाय सीजनल फ्लक्चुएशंस। देखो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो हर सीजन में प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो अगर वे बनाएंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट बाकी लोगों का देखा देखी, तो उनका तो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, तो ये उनके लिए नुकसान है। यानी कि कहो तो कॉमन साइज स्टेटमेंट सिर्फ वैसे कंपनी लोग बना सकते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस, वैसा संगठन बना सकते हैं जिनका जो सीजनल जो है फ्लक्चुएशंस नहीं होता है, यानी कि साल भर लगभग उनका जो प्रॉफिट, लॉस, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस सब लगभग
लगभग मैं बोल रहा हूँ सेम होंगे, वे लोग बनाएंगे तो उन लोगों का फ्यूचर डिसाइड करने में मदद हो जाएगा। लेकिन जिनका सीजनल फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, जैसे कि दो लोग थे, दो लोग आपस में जा रहे थे, एक ठीक है, एक बड़ी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशंस का मालिक था और एक फेरी वाला था, ठीक है। अब हालांकि दोनों कोई पढ़े लिखे ही थे, लेकिन आप खुद सोच के बताना, अगर जो है कौन, ये दोनों में से कौन से जो लोग होंगे वो कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे जो फायदा करेगा, तो आप ऑब्वियसली कहोगे सर कंपनी वाला, ऑर्गेनाइजेशन वाला, वे बनाएंगे तो उनका जो है फ्यूचर ब्राइट रहेगा। लेकिन इनका जो है फेरी वाले, ये तो आज यहाँ है कल वहाँ, आज इतना का सेल कल उतना का सेल, कभी तो सेल भी नहीं होता है। तो इन दिस केस उनके लिए क्या ये जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना सही होगा? तो आप क्या कहोगे? मेरे विचार से तो ना है। अब आप लोग देख लो, आप लोग क्या कहना चाहते हो, ठीक है। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. आप लोग का सजेशंस क्या है वो आप लोग जानो। तो चलो अब हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, ये देख रहे हो ना फॉर्मेट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का। हमने आपको बताया कि कॉमन साइज स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल और दूसरा क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। तो अब हम लोग चलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि पीएल। जैसे कि आपको दिख रहा है, एक मैंने फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है। यह क्या होता है, ईच आइटम इज शोन एज परसेंटेज, और इसमें हर आइटम को दिखाओगे परसेंट के रूप में दिखाओगे। देखो ये परसेंट का फॉर्मेट है, परसेंट का सॉरी कॉलम है ना। तो इधर जितने भी आइटम्स होंगे, ये सभी को हम परसेंट के रूप में दर्शाने वाले हैं, ठीक है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें हमको बेस किसका लेकर चलना है, इसमें अगर मैं बात करूं तो बेस मुझे किसका लेकर चलना है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का लेकर चलना है। और यदि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना दिया हुआ रहे तो नेट सेल दिया हुआ रहेगा, या तो फिर टोटल सेल दिया हुआ रहेगा, नहीं तो आपको फिर टोटल सेल कैलकुलेट करने का उपाय दिया हुआ रहेगा, जो भी दिया हुआ रहेगा। लेकिन दिया हुआ तो कुछ जरूर रहेंगे। आई बात समझ में? तो अब आपको उसी को बेस लेके चलना है। तो अब चलो एक फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट में ये थोड़ा सा मैं जो हूँ आपकी किताब का फॉर्मेट कॉपी किया हूँ, इसमें आप चाहो तो ये जो नोट नंबर है ना, ये कॉलम ना भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो मैं इस कॉलम को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी कॉलम बनाओगे तो कॉलम टेबल बनाने से पहले 2 लाइन ऊपर पहले छोड़ देना, ठीक है। 2 लाइन ऊपर पहले आप छोड़ दोगे। पहला लाइन में क्या लिखोगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस का बना रहे हो तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल, क्लियर है सभी का। दूसरा में एस ऑन, या तो फिर आप लिख सकते हो एस ऑन की जगह पर फॉर द ईयर इंडेड, 2 साल का फिगर दिया हुआ रहेगा तो 2 साल लिखोगे। मान के चलते हैं 2021 और 2022। आई बात समझ में? अब चलोगे ऐसा टेबल बना दोगे। इसमें अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम की मैं बात करूँ तो एक कॉलम, इसको अगर ऐड करोगे तो 2 3 4 5 6। लेकिन मैं बनाते समय न्यूमेरिकल जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये नोट नंबर का उपयोग मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इसमें हमें कुछ लिखना नहीं होता है। जिस तरह से 11th क्लास में आप लोग जो है LF JF का कॉलम जो था, लेजर फोलियो जर्नल फोलियो का कॉलम सिर्फ सजाने के लिए छोड़ते थे, ठीक उसी तरह से नोट नंबर का भी कॉलम जो होता हम लोग सजाने के लिए छोड़ते हैं। तो बोलोगे सर इसमें आखिर लिखा था क्या होगा? तो सुनो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने कैसे कैलकुलेट किया वो आप इसमें लिख सकते हो। आई बात समझ में? आप यहाँ कर दो नंबर 1 नंबर 2 जो भी लिखना है और नीचे नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन कर दो। ऐसे आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारा यूज नहीं होने वाला है, इसलिए जब भी मैं कल का अगला क्लास में लूँगा तो मैं ये नोट नंबर का फॉर्मेट नहीं दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये जो आप कॉलम देख रहे हो पार्टिकुलर्स का कॉलम है, इसमें आपको वही सारे इंफॉर्मेशन लिखने जो आपके सवाल में दिए हुए होंगे। बाकी इतना तो इधर को आप अभी इग्नोर कर दो, ये सभी को इग्नोर कर दो, यहाँ से इधर को इग्नोर करो। पहला कॉलम तो क्लियर है।
अब इधर के जो सेक्शन है इसको आप पहले दो हिस्सा में डिवाइड कर देना। सबसे पहले इस सेक्शंस को दो हिस्सा में डिवाइड कर देना, ठीक है। पहला हिस्सा में आपका सवाल के लिए, पहला हिस्सा में आपका सवाल के लिए और दूसरा हिस्सा में उसका परसेंट के लिए, क्योंकि हमको इसमें परसेंट निकालना है, हमें इसमें क्या करना है, परसेंट निकालना है। तो दूसरा हिस्सा परसेंट के लिए। देखो आपका खुद सवाल में मान के चलो कि 2 साल का फिगर दिया हुआ है, 2020 और 2021 का फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखोगे पहले तो ये कॉलम जो देख रहे हो प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर, इसको इस कॉलम को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर। पी का मतलब प्रीवियस ईयर, सी का मतलब करेंट ईयर। आई बात समझ में। और ये वाले सेक्शन जो है ये आपका जो जवाब है, यहाँ तक देखो इसको अगर मैं हाइड कर दूँ, इसको ये वाला कॉलम को अगर मैं हाइड कर दूँ इधर से, तो आपका जो ये कॉलम जो बच रहे हैं ये आपका हुबहू सवाल है। सवाल को मैंने सजा रखा है, चूंकि यहाँ पर 2 साल का मैंने फिगर रखा है इसलिए 2 कॉलम को मैंने एक्सटेंड कर दिया। प्रीवियस ईयर का परसेंटेज इसमें लिखाएंगे और करेंट ईयर का परसेंटेज को मैं इसमें लिखने वाला हूँ। आई बात समझ लो, इसलिए इस तरह से मैंने फॉर्मेट बना रखा है। आप भी चाहो तो ऐसा फॉर्मेट बना सकते हो। इसमें अमाउंट लिखा जाएगा जो आपका सवाल में रहेंगे, ठीक है। इसमें आपका जो है अमाउंट लिखा हुआ रहेगा ये दोनों में, और ये दोनों में आपका क्या होंगे, परसेंट होंगे। क्लियर है। तो चलो परसेंट अब आप जो है कैसे निकालोगे वो आप समझो। सबसे पहले आपका जो नेट सेल होगा, टोटल सेल होगा, या तो फिर रेवेन्यू जो दिया हुआ रहेगा उसको पिछला साल वाला इसमें लिखना, करेंट ईयर वाला इसमें लिख देना, ठीक है। अब इसमें आपका 100% ही होंगे, ठीक है। इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। चलो देखोगे। अच्छा पहले उससे पहले थोड़ा सा आप जो है ना इसको समझ लो। पहले इस फॉर्मेट को मैं पहले समझा दे रहा हूँ। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को प्रीवियस ईयर वाला इसमें, करेंट ईयर वाला इसमें, और इसका प्रीवियस ईयर का परसेंटेज यहाँ पर, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज इसमें, करेंट ईयर का परसेंटेज इसमें। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आओगे अदर इनकम। अगर मैं आपका सवाल में अदर इनकम जो दिए हुए होंगे तो अदर इनकम प्रीवियस ईयर वाला इसमें लिखोगे, करेंट ईयर वाला इसमें लिखोगे, ठीक है। जो आपका ऑलरेडी सवाल में दिए हुए होंगे, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज इसमें लिखोगे, करेंट ईयर का परसेंटेज इसमें लिखोगे। आई बात समझ में। अब जितने भी इनकम होंगे उसी तरह से सभी इनकम को लिखते चले जाओगे। जब सारे इनकम को आप लिख लोगे तो एक सिंगल लाइन, एक लाइन खींच देना, ठीक है। उसके बाद लिख देना टोटल इनकम 1 + 2, 1 और 2 ये दोनों को जोड़ देना, ये दोनों को ऐड करके इसमें लिख देना, ये दोनों को ऐड करके इसमें लिख देना। अब इसको ऐड मत करना, इसको हालांकि ऐड करोगे तो सेम ही होंगे, लेकिन ये दोनों को ऐड आप नहीं करना। आपको क्या करना है, परसेंटेज इसमें जो भी फिगर्स जाएंगे वो आपका क्या होंगे, ये वाले अगर मैं बात करूँ तो इसका परसेंटेज निकाल के इसमें डालोगे, इसका परसेंटेज निकाल के इसमें डाल दोगे। आई बात समझ में। उसी तरह से जितने भी एक्सपेंस 4 कॉलम देख रहे हो, इतना सारा मैंने एक्सपेंस का नाम लिख रखा है। तो सभी एक्सपेंस को प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज को इसमें डालेंगे, करेंट ईयर का परसेंटेज को इसमें डाल देंगे। सिमिलरली प्रीवियस ईयर का परसेंटेज यहाँ है, करेंट ईयर का परसेंटेज इसमें है। टोटल ये सभी को ऐड करके मैं यहाँ पर लिख दूंगा, सिंगल लाइन ड्रॉ करने के बाद टोटल ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इसका परसेंटेज निकाल के मैं इसमें लिखूंगा, इसका परसेंटेज निकाल करके मैं इसमें लिखने वाला हूँ। आई बात समझ में। फिर टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अब इसके बाद आप जब रेवेन्यू में से, इनकम में से आप अगर एक्सपेंस को लेस करोगे तो वह कहलाएगा प्रॉफिट। वह क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तो देखो नंबर 3 टोटल इनकम था, नंबर 4 जो है वो आपका टोटल एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट टैक्स देने के पहले, इनकम का पहले, ठीक है, टैक्स देने का पहले रेवेन्यू, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से इसको घटा देना है, ये वाला को घटा देना। तो इसमें से इस फिगर को घटाओगे, ठीक है। ये फिगर से इस फिगर टेबल को घटा करके यहाँ पर दिखा दो। सिमिलरली इस टेबल में से इस टेबल को घटा करके यहाँ पर लिख दोगे। इसमें घटाना नहीं है, इसका परसेंटेज निकाल के इसमें लिख देना है और इसका परसेंटेज निकाल के इसमें लिख देना है। आई बात समझ में।
फिर उसके बाद आपका अगर इनकम टैक्स दिए हुए होंगे तो आप इनकम टैक्स लिख दोगे। आई बात समझ में? अगर इनकम टैक्स दिए हुए होंगे तो इनकम टैक्स का भी आपको जिक्र करना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स आपको क्या करोगे, मान के चलो कि आपने कमाया 50,000 रुपये, 10,000 रुपये आपको टैक्स देने हैं, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा बाबू? आप 60,000 रुपये बोलोगे कि 40,000 बोलोगे? कमाया था 50,000 रुपये, 10,000 रुपये आपको टैक्स देने हैं, तो प्रॉफिट कितना का कहोगे? 40 का ना, यानी कि लेस कर दोगे। तो इनकम टैक्स को आपको लेस कर देना इसमें से इसमें, ठीक है। अब इसमें से इसको लेस करोगे तो यहाँ पर, इसमें से इसको लेस करोगे तो यहाँ पर। अब उसमें भी फिर से वैसे ही इसका परसेंटेज इसमें और इसका परसेंटेज इसमें, ठीक है। तो जब लेस कर दोगे तो यह हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यही जो है आपका फाइनल जवाब होंगे। आई बात समझ में? जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होंगे यही आपका जो है वो क्या होंगे? फाइनल जवाब होने वाले हैं। बोलो इतना तक में कोई दिक्कत? अगर है तो कह दो, अगर नहीं है तो हम लोग प्रयास करेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझने का, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा मैं आप सभी को एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा। उस एग्जाम्पल को मैं बोर्ड पर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड पर लिख दूंगा, ज़्यादा बेहतर होंगे। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैं लिख दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 2 साल का मैं फिगर देने जा रहा हूँ। एक हो गया 2020 का फिगर और एक हो गया 2021 का फिगर। इस सवाल को हमारे सिस्टम में है तो सवाल को मैं सिस्टम से यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि अगर आपके पास डॉक्टर एसके सिंह का बुक होंगे तो इसका इलस्ट्रेशन 2 आप निकाल के रखो, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है और 12,50,000 है। तो इसके लिए मैंने लिख दिया 10 लाख और इसके लिए लिख दिया मैंने 12,50,000, ठीक है। 2 साल का फिगर था। उसके बाद फिर जो है आपका रेवेन्यू में बस इतना ही है। एक्सपेंसेस में दिया गया है, तो चलो एक्सपेंस के रूप में अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंस में दिया गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। शॉर्टकट में लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब चलते हैं, देखते हैं तो कैसे है। 6,50,000 है और 8 लाख रुपए हैं, ठीक है। 6,50,000 और 8 लाख, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 6,50,000 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 8 लाख। क्लियर? फिर आगे की मैं बात करूँ तो फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ FC। FC कितना है फाइनेंस कॉस्ट? 1 लाख है और 1,25,000 है। 1 लाख और 1,25,000, ठीक है। 1 लाख और 1,25,000। फाइनेंस कॉस्ट के बाद फिर है टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस कितना है? 70,000 और 75,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 70,000 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 75,000। आई बात समझ में? उसके बाद फिर आपका जो है प्रॉफिट है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। चलो लगभग आपका सवाल कंप्लीट हो गया। आपको बनाने हैं तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ। ये वाले को मैं स्वाइप कर दे रहा हूँ, ये सभी को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट दे रहा हूँ, ज़्यादा आपको कुछ मत करना। सबसे पहले आप क्या कर देना, इस तरह का फॉर्मेट बना देना, ठीक है। बस ऐसा फॉर्मेट तो समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट थोड़ा सा देखने में भी आपको लेंदी लगता है। ऐसे बना सकते हो। इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा लकीर दे देना। आई बात समझ में? ये हो जाएंगे आपका पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट के लिए है और ये परसेंट के लिए है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का और ये करेंट ईयर का, ठीक है। तो आओगे देखोगे, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहला आपका क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। देखो तो जरा मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यही वाला उतार रहा हूँ। 1 लाख और 1 कितना था? 12,50,000, ठीक है। तो अब परसेंट में आपको क्या करना है, तो हर आइटम को, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? प्रीवियस ईयर का 1 लाख है, प्रीवियस ईयर का कितना है? 1 लाख। तो मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट, ये सबको ना थोड़ा सा क्लियर ही कर देते हैं ताकि मैं अच्छा से आपको एक्सप्लेन कर दूँ।
देखो आपका जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख है, तो मैंने 1 लाख लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय मैंने बताया था 100, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय आपका जो था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यही 1 लाख है ना, 1 लाख। तो अब बताओ बच्चों कितने हो जाएंगे, पूरे 100% होंगे, तो यहाँ पर लिख देना 100%। क्लियर। अगर मैं फिर बात करता हूँ इसमें करेंट ईयर का, तो करेंट ईयर का कितना है 12,50,000, ठीक है, तो 12,50,000 यहाँ पर चलो 12,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई करेंट ईयर का कितना है, करेंट ईयर का 12,50,000 ही है, ठीक है, 12,50,000 है। कुछ बच्चे जो होते हैं ना करेंट ईयर में जो बेस है प्रीवियस ईयर का मान लेते हैं, वो गलत हो जाता है। करेंट ईयर का है तो आपको करेंट ईयर के लिए ही बनाओ, ठीक है, तो इसका कितना परसेंट हो जाएंगे 100% हो जाएंगे, तो इसमें भी आपका हो जाएगा 100%। और यह याद रखो पहला जो है वो हमेशा 100% ही होंगे, ठीक है। अब देखो अब इसके अलावा भी और भी कोई रेवेन्यू है, इनकम है, तो देखो तो जरा, और नहीं, ये सब तो एक्सपेंसेस में है, तो मैं क्या कर दूंगा, अब इनकम नहीं ना है, तो अब मैं क्या कर दूंगा एक सिंगल लाइन खींच दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 1 था टोटल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू 1 लाख है ना, यहाँ से 12,50,000, ठीक है। अब ये वाले को मत उतारना, इसका परसेंटेज निकालो, तो बोलोगे सर वही तो होगा, तो बिल्कुल वही होने वाला है, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ से नहीं उतारना है, इसका परसेंटेज निकाल के इसमें डाल दोगे। सिमिलरली 12,50,000 गुना 100 डिवाइडेड बाई 12,50,000, तो इसके लिए भी हो जाएगा 100, एक लाइन से ड्रॉ कर दोगे। आई बात समझ में, पहला कंप्लीट। अब एक्सपेंसेस की बारी है, तो यहाँ पर आपका नंबर 2 में लिखोगे एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस में आपका क्या क्या था, तो सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस, तो आपका जो है COMS है, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो मैं लिख दे रहा हूं COMC कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो अब देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में अगर मैं बात करता हूं, तो प्रीवियस ईयर का मटेरियल कितना था 6,50,000 रुपये, है ना, तो आपको लिखना है यहाँ पर कितना 6,50,000, 6,50,000। करेंट ईयर का कितना है आपके पास, जो है वो जो है करेंट ईयर का 8 लाख है ना सर, हाँ 8 लाख है, तो ये हो जाएगा 8 लाख। अब चलो मैं यहाँ तक तो कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो आपका सवाल को ही उतार दिया। अब परसेंटेज तो कैसे करोगे, 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई किसको लेके चलोगे, तो डिवाइडेड बाई इसको लूँ या इसको लूँ, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है, तो मैंने बोला था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही, ठीक है, तो इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कौन है प्रीवियस ईयर का 1 लाख, तो 1 लाख को ही लेके चलना है। आई बात समझ में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ ज़्यादा मैंने कर दिया है क्या, 3 1 4, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, 6,50,000 ही सवाल में थे, और यहाँ से 1 लाख थे, 10 लाख थे जी, सॉरी 10 लाख हैं, मैंने गलत कर दिया, वहाँ मैंने 10 लाख लिखा था, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे, यहाँ भी एक जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है, मैंने 10 लाख गलत कर दिया था, यानी कि 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख, ठीक है, 10 लाख है। तो आओ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 65%, तो इसमें हम लिखेंगे 65%। इसका आते हैं 8 लाख है, तो 8 लाख 2 3 4 5, 8 लाख हो गए, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई कितना है 12,50,000, तो 12,50,000 चलोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको आप डिवाइड कर दो, यानी कि 8,000 को 125 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 64 होंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे मैं 64, ठीक है 64, तो ये 64%। मैंने कुछ नया नहीं किया, बस सिंपली परसेंटेज निकाल दिया। ये वाले को देख रहे हो, ये जो हमारा था, और ये जो देख रहे हो ये वाला हमारा हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद में फिर ये लेके चलता हूँ
FC लेकर के चलता हूँ जिसका पूरा नाम था फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख है, प्रीवियस ईयर का जो था 1 लाख था, 1 लाख हो गया, और करेंट ईयर का 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें परसेंटेज निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख जो है मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई, आपको इसका लेकर चलना पड़ेगा 10 लाख का, है ना, 10 लाख का। तो चलो जल्दी से बताओ कितना परसेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10% होंगे, है ना। तो इसमें मैं लिख दूंगा 10%। अब 1,25,000 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कर दे रहा हूँ 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई इसका कितना था 12,25,000, 12,50,000, सॉरी 12,50,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाता है, आई थिंक ये भी 10% हो जाएंगे, है ना। 125 से 125 और एक 0 है, यानी कि ये भी 10%। तो चलो ये भी हो जाएंगे आपका 10%। परसेंट तो मैंने वहाँ लिख रखा है, इसलिए यहाँ से मिटा दूँगा। अब चलो फिर आगे था आपका TE है, टोटल एक्सपेंसेस की मैं अगर बात करता हूँ तो ये टोटल एक्सपेंसेस तो मैंने ऐड करके रखा था ना, या टोटल एक्सपेंसेस 70,000 और 60,000, नहीं कोई ये अदर एक्सपेंसेस है, चलो कोई दूसरा एक्सपेंसेस ही है, TE जो भी रहे। अब चलो 70,000 और ये हो जाएंगे 75,000। तो 70,000 का परसेंटेज कैसे निकालोगे, 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई आप क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाई 10 लाख कर दोगे, ठीक है, 10 लाख कर दोगे। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो है वो कितने होते हैं वो देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 7%। तो ये हो जाएंगे आपका यहाँ पर 7%। आई बात समझ में। अब दूसरा की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास जो थे 75,000 थे, है ना। इस फिगर में 75,000 है करेंट ईयर में, तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई इसका जो था कितना था 12,50,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वह कितने हो जाएंगे, 6 होंगे, ठीक है। तो 6, तो इसका जो है 6%, सॉरी परसेंट नहीं देना बाबू आप लोग, 6 हो जाएंगे, 6% हो जाएंगे। अब तो हमारा कंप्लीट हो गया, टोटल एक्सपेंसेस भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब आपको क्या कर देना है, अब आप चाहो तो सिंपली कुछ नहीं कर सकते हो, इतना कर लेने के बाद अब आप चाहोगे ना तो प्रॉफिट निकालो या फिर टोटल भी निकाल सकते हो, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो चलो सबसे पहले आप टोटल एक्सपेंस निकाल दो, टोटल एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6,50,000, 1 लाख और 70,000 को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास जो है वो 8,20,000 होंगे। कितने हो जाएंगे, 8,20,000। आई बात समझ में। उसी तरह से 8 लाख, 1,25,000 और 75,000 को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास जो है वह टोटल 10 लाख हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 लाख। अब चलो इसका भी परसेंटेज वैसे ही करना, ठीक है, इसका भी परसेंटेज आपको वैसे ही निकालना पड़ेगा। 8,20,000 गुना 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख, तो आपके पास जो है वो कितने परसेंटेज हो जाएंगे, 82। जब कैलकुलेट करोगे तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 82% हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी ऐड करके देख लो तो उतना ही हो रहे हैं, है कि नहीं। और 10 लाख का जब आप परसेंटेज निकालोगे तो आपके पास टोटल 80% होंगे, 80%। क्लियर है, ये आपका हो गया टोटल एक्सपेंसेस। अब आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट जानना है। तो टोटल प्रॉफिट क्या करोगे, पहला में से दूसरा लेस कर देना, पहला में से दूसरा लेस कर देंगे, यानी कि 10 लाख में से 8,20,000 को लेस कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 लाख में से 8,20,000 को लेस कर दोगे तो आपके पास 1,80,000 हो जाएगा, 1,80,000। सिमिलरली 12,50,000 में से 10 लाख को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000। अब आपको इसका परसेंटेज, तो 1,80,000 गुना 100 और डिवाइडेड बाई 10 लाख, ये वाला 10 लाख, ठीक है। तो आपके पास जो है वो कितना परसेंट होंगे, 18% होंगे।
अब 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 12,50,000 तो आपके पास कितने परसेंटेज हो जाएंगे, वह 20% हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब देखो ना, ऐसे भी कर दोगे तो 82 और 18 जोड़ोगे तो 100%, 80 और 20 जोड़ दोगे तो 100%। आई बात समझ में। और इस तरह से जो है आपका जो है बन जाएंगे। तो एंड आई होप कि आपको जो है ये क्या बोलते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इशू नहीं होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसके बारे में जो डॉक्टर SK सिंह का जो सवाल है उसका सॉल्यूशंस हम लोग लेकर के चलेंगे। और यदि फिर भी कोई बच्चे को किसी भी प्रकार का संदेह होंगे तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना अपना कमेंट जो है ड्रॉप करेंगे। हम लोग जो है एज सुन एज पॉसिबल आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.